हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। ठीक, तो हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद। ठीक, ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम। पहला जो पॉइंट है आर्टिकल 52। ठीक, आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। पद का वर्णन आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जिसका चुनाव इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि आम नागरिक उस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है। तो कौन कौन से नागरिक इस चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, इसके लिए एक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया गया है। निर्वाचक मंडल। ठीक, और इस निर्वाचक मंडल को आर्टिकल 54 में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग आएंगे। ठीक, तो इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग आते हैं देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के सदस्य, और तीसरा है विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य, और चौथे नंबर पे हैं दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य। ठीक, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य। ठीक, अब बात करते हैं निर्वाचक मंडल के बारे में डिटेल से। ठीक, निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग आते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। हर राज्य में विधानसभा होती है, तो हर राज्य माने 29 राज्य में इस समय 28 राज्य हो गए हैं, तो हर राज्य की विधानसभा के सदस्य आते हैं। और दिल्ली और पांडिचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में अंतर क्या होता है? राज्यों में जो है विधानसभा होती है। ठीक, राज्यों में विधानसभा होती है और मुख्यमंत्री भी होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में ना तो विधानसभा होती है ना ही मुख्यमंत्री होता है। लेकिन दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो एक्सेप्शन के तौर पे आते हैं, अपवाद के तौर पे आते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक, इसमें विधानसभा भी है और मुख्यमंत्री भी है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में विधानसभा है और मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है? केजरीवाल। ठीक, तो ये होता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर। इसमें विधानसभा भी होती है और मुख्यमंत्री भी होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में ना तो विधानसभा होती है और ना ही मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और उसका चुनाव जो होगा इनडायरेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब आम नागरिक माने हम लोग इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो कौन कौन से लोग इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं, उसके लिए इस एक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया है। और इस निर्वाचक मंडल में जितने लोग आएंगे केवल वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। अब कौन कौन से लोग आते हैं इस पे हम चर्चा कर लिए हैं कि लोकसभा के सदस्य आते हैं, राज्यसभा के, विधानसभा के, और दिल्ली तथा पांडिचेरी की भी विधानसभा के सदस्य इसमें आते हैं। ठीक, अब देखिए इस निर्वाचक मंडल की खास बात क्या होती है। इस निर्वाचक मंडल की खास बात होती है कि इसमें मनोनीत का एक भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है। मनोनीत का मतलब क्या होता है? देखिए दो तरह के सदस्य होते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक, विधानसभा में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक निर्वाचित होते हैं और दूसरा क्या होता है? मनोनीत वाले। ठीक, अब देखिए निर्वाचित का मतलब जिनको हम वोट डाल के चुनते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप द्वारा चाहे अप्रत्यक्ष रूप द्वारा, जिनको वोट डाल के चुना जाता है, चाहे डायरेक्टली जनता द्वारा चाहे इनडायरेक्टली चुना जाता है, उनको हम निर्वाचित सदस्य कहते हैं। मनोनीत क्या होते हैं? जिनको राष्ट्रपति अपने मर्जी से बिना किसी चुनाव के बैठा देता है, जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं, राष्ट्रपति उनको अपने मन से मनोनीत कर देता है। जैसे लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को, आंग्ल भारतीय, लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। ये कहाँ पे? लोकसभा में। अब आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? वे भारतीय, वे अंग्रेज जो अब भारतीय हो गए हैं। ठीक, जब भारत आज़ाद हुआ था
तो उस समय कुछ अंग्रेज भारत छोड़ के नहीं गए थे, कुछ अंग्रेज यहाँ पे भारत में रुक गए थे और उनका भारत के लोगों से इंटरमिक्सिंग हुआ और फिर वो जो नई जनरेशन आई उसको हम एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय कहते हैं। मतलब वो अंग्रेज जो अब भारतीय हो चुके हैं उन्हें हम आंग्ल भारतीय कहते हैं। ठीक, तो अगर इनकी संख्या इतनी कम है कि अगर ये चुनाव लड़ेंगे भी तो ये हार जाएंगे। ठीक, इसीलिए इनको 2 सीटें फिक्स कर दी गई हैं, क्योंकि इनसे वादा किया गया था कि आपकी संख्या इतनी कम है कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे भी तो आप जीत नहीं पाएंगे। तो इनसे एक तरह का प्रॉमिस किया गया था कि आपको बिना चुनाव के 2 सीटें लोकसभा में दी जाएंगी, जिससे आप अपनी जनता का, आप अपने लोगों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर सकें। ठीक, अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 12 लोगों को मनोनीत करता है। ये कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र के जो वरिष्ठ होते हैं, माहिर होते हैं, जैसे रेखा हो गई, जया बच्चन, मैरी कॉम, ये 12 लोग आते हैं, अपने अपने क्षेत्र के माहिर होते हैं। ठीक, तो 12 लोग ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक, तो अब बात करते हैं ये निर्वाचक मंडल की जो खास बात है, इसमें केवल निर्वाचित वाले सदस्य ही वोट डाल सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक, मनोनीत वाला एक भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है। ठीक, मनोनीत वाला एक भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। इस बात को क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, लोकसभा के 2 सदस्य जो मनोनीत हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते और राज्यसभा के जो 12 लोग हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक, इसी तरह अगर विधानसभा में भी कोई मनोनीत का है तो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक, केवल और केवल निर्वाचित वाले सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक, अब अगर सिंपली हमको याद करना हो तो हम क्या कहेंगे, ये लोकसभा के मेंबर को हम एमपी कहते हैं, राज्यसभा के मेंबर को भी हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, विधानसभा के मेंबर को हम एमएलए कहते हैं। ठीक, तो आपको अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग हिस्सा लेते हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं, एमपी प्लस एमएलए, और वो भी कौन, केवल निर्वाचित वाले। केवल एक लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हैं कि एमपी प्लस एमएलए केवल निर्वाचित सदस्य। एमपी का मतलब राज्यसभा सांसद या लोकसभा सांसद, एमपी का मतलब दोनों होता है, चाहे लोकसभा सांसद कहो चाहे राज्यसभा, दोनों को ही एमपी कहा जाता है। एमएलए किसको कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहा जाता है। ठीक, तो ये हुआ शॉर्टकट में कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग हिस्सा लेते हैं, इसके बारे में अगर हमको जानकारी देनी हो, क्वेश्चन का आंसर देना हो, तो हम केवल एक लाइन में बता सकते हैं, एमपी प्लस एमएलए केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक, अब बात करते हैं, हमारा पहला पॉइंट था आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप द्वारा होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब हम लोग आम नागरिक उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। तो कौन कौन से लोग हिस्सा लेते हैं, इसके लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया है और इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और तथा दिल्ली और पांडिचेरी में भी एक्सेप्शन के तौर पे विधानसभा है, इसीलिए इनको भी ले लिया जाता है। तो कुल मिला के इतने लोग जो निर्वाचक मंडल में आते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। लेकिन इस निर्वाचक मंडल की खास बात होती है कि इसमें मनोनीत वाला आपको भी सदस्य, एक भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है, खाली निर्वाचित वाले सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, निर्वाचक मंडल हो गया। आर्टिकल 53 में कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो कार्य और शक्तियों का वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा डिटेल में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 की बात हम कर चुके हैं, निर्वाचक मंडल। इसके बाद हम बात करते हैं अगला पॉइंट, कौन कौन से लोग हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग हिस्सा नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से लोग हिस्सा नहीं लेते हैं। तो मैंने कहा कि लोकसभा के जो 2 मनोनीत वाले होते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, आंग्ल भारतीय, ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग हिस्सा नहीं लेते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट ये हो गया कि लोकसभा के 2 मनोनीत वाले सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया
कि राज्यसभा में जो 12 लोग मनोनीत होते हैं, 12 लोग जो मनोनीत होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक। और जिन राज्यों में विधान परिषद होती है, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, इस समय केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले 7 राज्यों में थी, जम्मू कश्मीर में, इस समय जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। तो विधान परिषद जिन राज्यों में है, विधान परिषद का एक भी मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है। विधान परिषद का यहाँ कोई रोल नहीं रहता है, केवल विधानसभा ही वोट डालती है। ठीक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग हिस्सा लेते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? MP प्लस MLA, केवल निर्वाचित वाले, मतलब लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और विधायक, हर राज्य के विधायक माने विधानसभा के सदस्य। और कौन से वाले? केवल निर्वाचित वाले सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। अब अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कौन कौन से लोग वोट नहीं डाल पाते हैं, तो लोकसभा के जो 2 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यसभा में जो 12 लोग मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और विधान परिषद का एक भी मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो इतने लोग जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन। योग्यता की अगर बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन है 35 साल की आयु होनी चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक। तीसरी क्वालिफिकेशन है लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो, इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब होता है कि कोई भी सरकारी जॉब पे ना हो। सरकारी जॉब जैसे गवर्नमेंट जॉब पे ना हो, जैसे कोई सरकारी टीचर ना हो। ठीक। क्योंकि एक जगह से, एक बार में 2 जगह से आप सैलरी नहीं ले सकते हैं। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि आप टीचर हैं और अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो टीचर से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, टीचर के पद से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक। चौथी जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन एक लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए होती है, वही क्वालिफिकेशन इनको भी चाहिए। मतलब ये लोकसभा का चुनाव लड़ने लायक हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने लायक हों। जो क्वालिफिकेशन एक लोकसभा मेंबर को चाहिए होती है चुनाव लड़ने के लिए, वो सारी क्वालिफिकेशन इनके अंदर होनी चाहिए। तो ये 4 क्वालिफिकेशन है राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक। तो अब बात आती है कि भारत की लगभग 30 से 40% जनसंख्या के पास ये चारों के चारों क्वालिफिकेशन होते हैं। तो क्या सारे लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं? तो एक स्पेशल जो कंडीशन रखा गया है, भारत के लगभग 30 से 35% जनसंख्या, 40% भी हो सकती है, ये सारी क्वालिफिकेशन उनके अंदर हैं, फिर भी वो राष्ट्रपति का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि एक जो 5वीं कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन है, उसमें यह है कि 100 सांसदों का सपोर्ट चाहिए, 100 सांसदों का सपोर्ट चाहिए। यहाँ क्या होता है कि यहाँ एक भी सांसद नहीं पहचानने वाले हैं, तो 100 कहाँ से पहचानेंगे? तो आप समझ सकते हैं कि जिनको 100 सांसद पहचानते होंगे वो कोई ना कोई बहुत बड़ी हस्ती होगा, तभी वो मतलब चुनाव लड़ सकता है। तो आम नागरिक के बस की बात नहीं है कि उसको 100 सांसद पहचानते हों। ठीक। तो 100 सांसद इनको सपोर्ट में चाहिए, जिसमें से 50 जो है अनुमोदक के रूप में और 50 प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए। प्रस्तावक का मतलब 50 सांसद ऐसे होने चाहिए कि जो राष्ट्रपति के नाम का प्रस्ताव रखें कि हाँ ये चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक। अनुमोदन का मतलब क्या होता है? 50 सांसद अनुमोदक के रूप में होने चाहिए, हामी भरने चाहिए कि हाँ चुनाव ये लड़ रहे हैं। ठीक। और ये जो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हैं, ये कि कहाँ से होने चाहिए? ये निर्वाचक मंडल के ही सदस्य होने चाहिए। ठीक। 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए।
दूसरी योग्यता है 35 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर 35 साल से एक भी दिन कम है तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके बाद है लाभ के पद पर ना हो, इसका मतलब कोई सरकारी जात पे ना हो, ठीक। उसका बाद क्या लिखा है, लोकसभा का चुनाव लड़ने लायक हो, मतलब एक लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति के अंदर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वही क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति को भी चाहिए, ठीक। राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वही क्वालिफिकेशन चाहिए जो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को चाहिए, ठीक। अब बात आती है कि लगभग 40 से 50% जनसंख्या इतनी सारी क्वालिफिकेशन रखती है लेकिन फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाती है। क्यों? क्योंकि 100 सांसद सपोर्ट में चाहिए, जिसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए, ठीक। अब आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक। पुनर्निर्वाचन की बात करें तो पुनर्निर्वाचन को इंग्लिश में कहते हैं री इलेक्शन। री इलेक्शन का क्या मतलब होता है? क्या राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक। री इलेक्शन का मतलब क्या होता है, क्या राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, ठीक। तो राष्ट्रपति के दोबारा चुनाव लड़ने पर कोई रोक टोक नहीं है और ऐसा करने वाले भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं और इनके बाद आज दिन तक कोई भी 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है। ऐसा क्यों है? अगर री इलेक्शन की बात करें तो री इलेक्शन का मतलब होता है क्या राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है? तो बिल्कुल लड़ सकता है। राष्ट्रपति के दोबारा चुनाव लड़ने पर कोई भी रोक टोक नहीं है, लेकिन ये लड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सरकारी पार्टियां हैं उन्होंने आपस में समझौता किया है कि कोई भी एक बार से ज़्यादा राष्ट्रपति के लिए चुनाव में नहीं खड़ा होगा, ठीक। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये अनकहा और अनरिटन रूल है कि कोई भी एक बार से ज़्यादा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नहीं लड़ेगा, ठीक। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये सब आपस में पार्टियों ने समझौता किया है। जो भारत की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने आपस में समझौता किया है कि कोई भी एक बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं लड़ेगा। ऐसे कह सकते हैं कि ये राजेंद्र प्रसाद के सम्मान के लिए कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वही केवल अब तक 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। इनके बाद ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है कि जो 2 बार राष्ट्रपति बना हो, ठीक। तो री इलेक्शन में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ये अनकहा और अनरिटन रूल है कि कोई भी एक बार से ज़्यादा राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ता है, ठीक। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कोई भी एक बार से ज़्यादा राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ता है, ठीक। अब बात करते हैं शपथ के बारे में। शपथ, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, मतलब कि अगर वो नहीं हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश इनको शपथ दिला सकता है, ठीक है। तो शपथ की बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और इनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश इनको शपथ दिला सकता है, ठीक। अब बात करते हैं इम्पीचमेंट के बारे में। अब इम्पीचमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं महाभियोग। महाभियोग, इसको हम डिटेल में समझेंगे। महाभियोग शब्द का मतलब होता है जबरदस्ती पद से हटाना, ठीक। जबरदस्ती पद से हटाना, ठीक। एक होता है रिजाइन करना। रिजाइन करना माने इस्तीफा देना। इस्तीफा का मतलब अपने मन से किसी पद का त्याग करना। जबकि इम्पीचमेंट शब्द का मतलब होता है जबरदस्ती पद से हटाना। इसको हिंदी में कहते हैं महाभियोग, ठीक। अब राष्ट्रपति को जबरदस्ती हटाने का केवल एक ही कारण संविधान में दिया गया है कि अगर वो संविधान के नियमों के खिलाफ जाकर कोई काम करते हैं, केवल और केवल तभी उनको जबरदस्ती पद से हटाया जा सकता है, ठीक। और राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है वो संसद के किन्हीं भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक। तो संसद में 2 चीजें होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। तो राष्ट्रपति को जबरदस्ती केवल तभी हटाया जा सकता है जब वो संविधान के नियमों के खिलाफ जाते हैं, खिलाफ जाकर कोई काम करते हैं, तभी उनको जबरदस्ती हटाया जाता है, ठीक।
और ये इनको जबरदस्ती हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लेकर आया जा सकता है, चाहे लोकसभा में ले आइए चाहे राज्यसभा में ले आइए, लेकिन प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले इनको नोटिस दे दिया जाता है कि हम आपको हटाने जा रहे हैं। ठीक, प्रस्ताव लाने से पहले इनको 14 दिन पहले नोटिस दे दिया जाता है कि आपको हम हटाने जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए अगर राष्ट्रपति को हटाना है, ठीक, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? कुल सदस्यों का, ठीक, उपस्थित सदस्य का नहीं। मान लीजिए किसी दिन लोकसभा में टोटल 550 सीटें होती हैं, 552, जिसमें इस समय कितनी है? 545। ठीक, मान लीजिए कि 545 सदस्य हैं और लोकसभा में मान लीजिए किसी दिन 200 लोग ही आए हैं। ठीक, तो ये 200 लोग आकर के राष्ट्रपति को मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से आकर के नहीं हटा सकते। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि इसमें 545 जितने भी हैं टोटल, सबके सिग्नेचर होने चाहिए, और अगर 2/3 लोग सिग्नेचर कर देते हैं, कुल उपस्थित मेंबर का नहीं, कुल टोटल मेंबर का 2/3 लोग अगर कह देते हैं, टोटल मेंबर का माने 545 का 2/3 लोग अगर ये कह देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं कि राष्ट्रपति को हटाया जाए, तो वो फिर अगले सदन में भेजा जाता है। मान लीजिए कि पहले ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया और लोकसभा वाले 2/3 बहुमत से इसको पास कर देते हैं, तो फिर ये राज्यसभा में भेजा जाता है और यहाँ भी अगर 2/3 लोग पास कर देते हैं तो फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। ठीक, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज दिन तक भारत का कोई भी राष्ट्रपति जबरदस्ती नहीं हटाया गया है। ठीक, तो ये हुआ राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग का मतलब जबरदस्ती पद से हटाना और रिजाइन का मतलब अपने मन से पद का त्याग करना। ठीक, तो जबरदस्ती हटाने का केवल एक ही कारण भारत के संविधान में दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान के नियमों के खिलाफ जाकर कोई काम करते हैं तो उन्हें जबरदस्ती पद से हटाया जा सकता है, और ये हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में चालू की जा सकती है। अभी आप उपराष्ट्रपति के बारे में जब पढ़ेंगे तो जब उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है तो वो प्रक्रिया केवल उपराष्ट्रपति के केस में जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो केवल और केवल सबसे पहले राज्यसभा में ही शुरू की जा सकती है। ठीक, पहले उसको राज्यसभा में लाया जाएगा, फिर लोकसभा में भेजा जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो आप लोकसभा में भी पहले लेकर आ सकते हैं या राज्यसभा में भी पहले, किसी में भी आप पहले लेकर आ सकते हैं। ठीक, लेकिन जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेंबर चाहिए। 2/3 का मतलब 66%। ठीक, लगभग क्या है 66% लोग अगर बहुमत से पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के वैकेंसी, मतलब राष्ट्रपति का पद कब कब खाली होता है। ठीक, तो बात करते हैं राष्ट्रपति की वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी, ठीक, तो राष्ट्रपति का पद कब कब खाली होता है। ठीक, तो पहला केस है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन दे देते हैं, रिजाइन, अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो उस केस में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। या दूसरा केस क्या बन सकता है कि अगर उनको जबरदस्ती पद से हटा दिया गया है, इम्पीचमेंट, ठीक, स्पेलिंग में मत जाइएगा। देखिए, तो पहला कारण है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दें, ऐसे केस में भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। या राष्ट्रपति को जबरदस्ती पद से हटा दिया जाए, ऐसे केस में भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तीसरा कारण है अगर राष्ट्रपति की बीच कार्यकाल में ही मृत्यु हो जाती है तो उस केस में भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। चौथा कारण है कि अगर इनके इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई बहस हो जाता है कि इनका चुनाव गलत तरीके से हुआ है, इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है, ऐसे केस में, डिस्प्यूट होने के केस में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और इस स्थिति में भी
राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। ठीक, अगला बात करें कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया है तब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। ठीक, तो ये 5 कारण हैं जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। ठीक, तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो जब तक खाली है राष्ट्रपति का पद, ऐसे केस में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कार्यभार संभालेंगे। ठीक, मान लीजिए राष्ट्रपति कोई बना और बीच कार्यकाल में 2 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में तुरंत किसको राष्ट्रपति बना दिया जाता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ठीक, तो जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते हैं या कहीं बाहर गए होते हैं विदेश दौरे पर, तो ऐसे में राष्ट्रपति के पद पर कौन आता है? उपराष्ट्रपति। ठीक, ऐसे में उपराष्ट्रपति उनके पद का कार्यभार संभालेंगे। ठीक, लेकिन बाई चांस अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, और ये कब तक संभाल सकते हैं? केवल 6 महीने तक ही संभाल सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना जरूरी है। ठीक, तो ये हुआ। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ पूरा। अभी तक हमने पढ़ा कि आर्टिकल 52 में लिखा गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा जिसका, और ये भारत का प्रथम नागरिक होगा। प्रथम नागरिक का मतलब देश की जो सर्वोच्च पद है, सबसे ऊंची पोस्ट जो है राष्ट्रपति की है, इससे बड़ी पद कोई नहीं है। ठीक, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक, और ये भारत के कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, संवैधानिक हेड होता है। ठीक, संवैधानिक हेड का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रमुख जिसको संविधान ने प्रमुख माना है। भारत की कार्यपालिका का सबसे प्रमुख कौन है? वो राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक प्रमुख। ठीक, संविधान ने जिसको, एक होता है संवैधानिक प्रमुख, एक होता है वास्तविक प्रमुख। ठीक, तो वास्तविक प्रमुख जो होता है कार्यपालिका का, ठीक, वास्तविक प्रमुख जो होता है वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन है तो आप उत्तर देंगे राष्ट्रपति, और भारत की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है तो आप क्या आंसर देंगे? प्रधानमंत्री, पीएम। ठीक, संवैधानिक प्रमुख का मतलब नाम मात्र का प्रमुख, जिनको मतलब नाम मात्र, एक वास्तविक प्रमुख होता है, एक नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो नाम मात्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो अगर संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो वो राष्ट्रपति होता है, संविधान ने जिसको प्रमुख माना है राष्ट्रपति को, और वास्तविक हेड जो होता है कार्यपालिका का वो कौन होता है? पीएम। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिकल 52 जो आर्टिकल 54 जो निर्वाचक मंडल में के बारे में बात की गई थी। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। और निर्वाचक मंडल की खास बात थी कि इसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा ले सकते हैं, मनोनीत वाले सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं कौन कौन से लोग हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था लोकसभा के 2 मनोनीत वाले, राज्यसभा के 12 मनोनीत वाले, और विधान परिषद का एक भी मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। इसके बाद योग्यता की बात करें तो योग्यता में मैंने बताया भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र हो, लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा का चुनाव लड़ने लायक हो। इन सब योग्यता के बाद मैंने बताया था कि 100 सांसदों का सपोर्ट चाहिए, 50 अनुमोदक के रूप में और 50 प्रस्तावक के रूप में। और ये जो 50 अनुमोदक और प्रस्तावक हैं ये कहाँ के होने चाहिए? ये निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए। ठीक, कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 साल का होता है और ये उस दिन से गिना जाता है जिस दिन वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। ठीक, अगर बीच में इस्तीफा देना चाहें तो वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। ठीक, इसके बाद बात करें पुनर्निर्वाचन की तो राष्ट्रपति जितनी मर्जी चाहें उतनी बार चुनाव लड़ सकते हैं, इनके चुनाव लड़ने पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो पार्टियां हैं उन्होंने आपस में समझौता किया है कि कोई भी एक बार से ज़्यादा राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, अनकहा और अनरिटन रूल है कि आप एक बार से ज़्यादा दोबारा राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं शपथ के बारे में। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। बात करें महाभियोग की तो महाभियोग का मतलब होता है जबरदस्ती पद से हटाना। तो राष्ट्रपति को जबरदस्ती पद से हटाने का केवल एक ही कारण भारत के संविधान में दिया गया है कि अगर वो भारत के संविधान के नियमों के खिलाफ जाकर कोई काम करते हैं तो उन्हें जबरदस्ती पद से हटा दिया जाएगा। ठीक, और ये प्रक्रिया जो होती है
शुरू होने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है और ये प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में चालू की जा सकती है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, लेकिन ये स्पेशल मेजॉरिटी से पारित करना होता है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब कुल सदस्यों का, जो उस सदन में जितने भी मैक्सिमम नंबर के मेंबर हैं उन सदस्यों का 2/3। तो स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब 2/3 लोग टोटल मेंबर के, ठीक। टोटल मेंबर का 2/3 लोग अगर पास कर देते हैं तो अगले सदन में भेजा जाता है, वहाँ भी पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। इसके बाद बात करें अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो ऐसे 5 कारण हैं कि राष्ट्रपति का पद खाली होता है। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, जबरदस्ती पद से हटा दिया जाता है, या उनकी मृत्यु हो जाती है, या उनके चुनाव में कोई बहस हो जाता है, या उनका कार्यकाल 5 साल पूरा हो जाता है। ऐसे केस में जब उनका कार्यकाल मतलब ऐसे केस में जब राष्ट्रपति का पद खाली है और तब उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालेंगे, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो ऐसे केस में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालेगा, और ये केवल तब तक संभालेगा जब तक चुनाव ना हो जाए, और ये चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर होना जरूरी है, ठीक। तो राष्ट्रपति का पार्ट पहले में हमने इतना पढ़ा, अगले पार्ट में हम कुछ और लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डेली आपको ये वीडियो मिलती रहेगी, और ये जो है जो आने वाले एग्ज़ाम है सबके लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।